इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे इस सर्कुलर में। ये ओनली डेट एक्सटेंड नहीं किया गया, इस सर्कुलर में और दो इंपॉर्टेंट बात कर दिया गया है इसके। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जगदीश आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि यस, ईपीएफओ ने फिर से 15 दिन के लिए टाइमलाइन बढ़ा दिया है हायर पेंशन स्कीम के लिए। यस, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम नहीं, फोर्थ टाइम ईपीएफओ ने 15 दिन के लिए फर्दर बढ़ाया है। आपको याद होगा कि जब ईपीएफओ ने फर्स्ट टाइम जो टाइमलाइन दिया था दैट इज 3 मार्च में जब दिया था, उस समय की चीज याद करिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फटकार लगाया था ईपीएफओ में। उस समय में आपको पता है कि ना ईपीएफओ रेडी था, ना एम्प्लॉय रेडी थे, ना एम्प्लॉयर रेडी था। 3 स्टेक होल्डर्स, तो 3 मेजर स्टेक होल्डर्स इस हायर पेंशन स्कीम में जो लिंक्ड है, ये तीनों लोग रेडी नहीं थे। फर्स्ट जो डेट लिमिट दिया गया था, फर्स्ट डेट 3 मार्च को, एंड इसको बढ़ा के आपको याद होगा सेकेंड लिमिट बढ़ा दिया गया था 3 मई को। 3 मई को आपको याद है कि 3 मई में 12 लाख एप्लीकेशन जमा हो रखा था उस समय के तक। फिर भी आप देखेंगे तो इस 3 मई तक भी तरीके से देखा जाएगा तो ईपीएफओ ने कुछ क्लैरिटी या रेडीनेस ऑफ ईपीएफओ पूरा नहीं था। 3 मई के बाद फिर 26 जून के लिए थर्ड डेट निकल के आया था, दिया गया था ईपीएफओ की तरफ से। इस दौरान ईपीएफओ ने काफी अच्छा काम किया था, हम बोल सकते हैं। ईपीएफओ ने काफी सारे चीजों में स्टेप बाय स्टेप एक क्लैरिटी लेके आया था कि किसी तरीके से कैलकुलेशन बन रहा है, ड्यूज कैलकुलेशन कैसे बनता है, पेंशन कैलकुलेशन कैसे बनता है, और तो और कि डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन क्या क्या चाहिए वाइल जॉइंट एप्लीकेशन, इसके बारे में ईपीएफओ लेके आया था काफी सारी चीजें। ओके, सो नाउ आप दिमाग लगा रहे हो कि ईपीएफओ किस लिए ये चेंज किया। मेरे हिसाब से ईपीएफओ किस लिए चेंज किया है उसके पीछे कारण बहुत सारा हो सकता है। जैसे एक कारण हमें भी लग रहा है कि 16,06,000 एप्लीकेशन आज तक जमा हो रखा है। मे बी हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या पता वो लोग इसलिए बढ़ाएं कि उनके लिए कुछ इंटरनल टारगेट्स भी हो सकता है कि यस, इतना परसेंटेज तक होने तक कि एटलीस्ट हम उतना तक वेट करेंगे कि लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको याद है कि 3 मई तक 12 लाख थे, अभी जो 26 जून तक कल तक था 16,06,000 एप्लीकेशन, मतलब 4 लाख एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है। इंटरनल ईपीएफओ के पास कुछ टारगेट हो सकता है जिसकी वजह से ईपीएफओ फर्दर वेट कर रहा है। बट मेरे हिसाब से हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि ईपीएफओ किस लिए वेट कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें 15 दिन समय मिला है और हमें सब कुछ पता है आज ऑन डेट कि हम क्या डिसीजन लेना है, क्या कैलकुलेशन, ड्यूज कितना बनने वाला है, क्या नहीं बनना है, सब कुछ कैलकुलेशन हमारे वीडियोस आप देखेंगे तो सब कुछ मिल चुका होगा। मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो लोग आज तक भी हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि यस, हमारे लिए एलिजिबल है, नहीं है, प्लस है, माइनस है। डियर फ्रेंड्स, हमारे जो वीडियोस हम लोग डाल रखे हैं उसमें जाके डिटेल में देखिए हमने क्या क्या चीज हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आप जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं हायर पेंशन स्कीम लेता हूं तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट्स कब तक मिल जाएगा, मैं लोअर पेंशन स्कीम में रहता हूं तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट कब तक मिलेगा, तो ये सारे कितना महीने तक मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। अभी नहीं देखे हो तो प्लीज आगे वीडियो देखिए। तो उसमें इस 15 दिन आपको इसीलिए समय आप तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अगर भी फिर भी लगता है कि आपको डाउट्स है तो प्लीज कांटेक्ट करिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे इस सर्कुलर में, ये ओनली डेट एक्सटेंड नहीं किया गया, इस सर्कुलर में और दो इंपॉर्टेंट बात कर दिया गया है, इसके बारे में आप समझना कुछ बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कि ये सर्कुलर डेट एक्सटेंशन का है। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट डेट एक्सटेंशन। अगर आप ध्यान से इस सर्कुलर को देखेंगे कि डेट एक्सटेंशन एम्प्लॉय के लिए है, मगर एक डेट कट ऑफ डेट, ये बाउंडेशन डेट एम्प्लॉयर के लिए है कि 30 सितंबर का जो है वो डेट एम्प्लॉयर के लिए एक बाउंडेशन बन गया आज के समय में। इसका क्रक्स हम इस तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ईपीएफओ ने सख्त डायरेक्शन दिया है कि एम्प्लॉयर को कि 30 सितंबर के अंदर अंदर सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो एम्प्लॉय ने जमा किया उसको वैलिडेट करिए और वेज डिटेल जो होता है वेज डिटेल जमा करे अपना ईपीएफओ को। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप सोचिए, अगर एम्प्लॉयर के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता तो आप सोचिए कि कितना दिन तक एक एम्प्लॉयर ले सकता है। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, अगर फिक्स नहीं करते तो वो 3 साल 4 साल कितना भी साल ले सकता था। अगर ये 3 साल या मान लीजिए 1 साल या 2 साल भी लेता, आपको पता है एम्प्लॉय के ऊपर एक इंटरेस्ट का बर्डन लग जाता। एटलीस्ट आज के समय में इस सर्कुलर के हिसाब से आप इतना तो क्लियर है कि एटलीस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सितंबर तक एक एम्प्लॉयर लेट कर सकता है, उससे ज्यादा लेट नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि यस, आपको इंटरेस्ट का जो बर्डन डलने वाला था वो इस सर्कुलर से क्लियर कर दिया ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर को, वेरी सख्त
डायरेक्शन दे दिया। दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास बहुत सारे ऐसा क्वेरीज है और बहुत सारे ग्रीवियंसेस है जिसको कोई हैंडल करने के लिए कोई पोर्टल नहीं था, कोई ऑफिशियल मेथोडोलॉजी नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे कोई मित्र का आया था मेल जिसमें ये बोला गया कि एम्प्लॉयर उनके बात सुन नहीं रहा है, उनके डिसऑनर कर रहा है उनका रिक्वेस्ट को। या बहुत सारे लोग ऐसे थे कि हमारा बहुत सारे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं था। आज हम कुछ भी करके दें, कल रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाए, क्या करेंगे? ऐसे देखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग अलग सिनेरियोस या ग्रीवेंसेस क्रिएट हो रहा था लोगों को। इसको सॉल्व करने वाला कोई ऑफिशियल मेथोडोलॉजी नहीं था। चाहे हम कितना भी बात कर लें, कोई ऑफिशियल मेथोडोलॉजी नहीं था कि कोई मैकेनिज्म नहीं था कि ईपीएफओ इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दे, या ईपीएफओ कोई जवाबदेही इसमें नहीं था। नाउ ईपीएफओ ने एक अच्छा काम किया इसमें। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि ईपीएफओ ने एक ईपीएफआई जीएमएस मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आई ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को एक्टिवेट ऑलरेडी था, उसमें वो एक्टिवेट कर दिया। इसमें जाके आप अपना यूएएन नंबर डाल के आप अपना क्रेडेंशियल डाल के आप अपना ग्रीवियंस डाल सकते हैं, जिसको सुनवाई वेरी फोकस्ड वे में, डॉक्यूमेंटेड वे में करा जाएगा। तो है ना अच्छी बात। ये था आज के सर्कुलर के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बहुत मोटिवेट करिए, एंड वी विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ सच वीडियोस अच्छा कंटेंट के साथ आपके साथ जल्दी से जल्दी नया वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।